लोकसभा और राज्यसभा में पेश होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक गहमागहमी जारी है। राजनीतिक गहमागहमी तो पूरे देश में दिखाई पड़ रही है, लेकिन हम खासकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उस दल की बात करेंगे, उस नेता की बात करेंगे जिन्होंने मुस्लिम वोटों पर फिर से वापसी की। यानी साल 2014 और 2017 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से हार चुके थे। चौधरी अजीत सिंह अपना चुनाव हार चुके थे, जयंत चौधरी चुनाव हार चुके थे और एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल में सूनापन था। यानी जयंत चौधरी के आवाज़ पर भी कोई जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में साल 2018 में कैराना लोकसभा का उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी की नेता तबस्सुम हसन ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल एक साथ एक मंच पर आए और नया वजूद राष्ट्रीय लोकदल का बनना शुरू हुआ। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच चुनावी गठबंधन हुआ। साल 2013 में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का जो पेटेंट वोटर था, जाट और मुसलमान, वो बिखर गया था, वो साल 2022 आते आते फिर से दिखाई पड़ा और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, चौधरी जयंत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 8 विधायक को चुनाव जिता लिया और जब खतौली में उपचुनाव हुआ तो 9वां विधायक मदन भैया के रूप में राष्ट्रीय लोकदल ने जीता। हम इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों ने राष्ट्रीय लोकदल को थोक में वोट दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय लोकदल से थाना भवन से अशरफ अली खां और सिवाल खास विधानसभा सीट से गुलाम मोहम्मद विधायक बने। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के कई पदाधिकारी हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन वक्फ बिल पेश होने के बाद से आम मुसलमानों में जो गुस्सा इस बात को लेकर है कि जयंत चौधरी ने की पार्टी ने किस तरह से समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हमारे साथ राजीव प्रताप सैनी हैं। राजीव प्रताप सैनी उत्तर प्रदेश की सियासत को जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में एक एक राजनीतिक गतिविधि से अवगत रहते हैं। तो राजीव सैनी से समझेंगे कि चौधरी जयंत सिंह को इस वक्फ बिल के समर्थन में भाजपा के साथ खड़े रहने पर भविष्य में क्या नुकसान भी हो सकता है। राजीव जी बताइए, पूरा मैंने अभी बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम में जब बिल आया तो चौधरी जयंत सिंह उसके साथ खड़े रहे, तो इससे क्या जयंत चौधरी को नुकसान होगा? देखिए राशिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का अभिनंदन करना चाहता हूं और आपने जो ये ज्वलंत मुद्दा उठाया है, ख़ास तौर से जो वक्फ बिल संशोधन पास हुआ है राज्यसभा और लोकसभा में, वैसे तो इसकी गूंज पूरे भारत में है, भारत में जी, और मुस्लिमों में जिस तरह की बेचैनी है उसका सबब केवल मुसलमान ही जान सकता है या उनसे जुड़े जो जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों में जो पदाधिकारी हैं वो उसे महसूस कर सकते हैं। अब चूंकि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पेश हो गया है, राष्ट्रपति ने उसको अपनी स्वीकृति दे दी है। अब हालांकि कुछ राजनीतिक पार्टियां इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने ओवैसी और कांग्रेस भी गई है, कानूनी लड़ाई रह गई है। लेकिन अगर इसको हम उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, खासकर हमारा वही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका को लेकर जो एक बहुत सवाल और एक रंजोगम का एहसास जो मुस्लिम कम्युनिटी में हो रहा है वो वाजिब भी है। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह ने मुजफ्फरनगर में आकर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का प्रयास किया, क्योंकि 2013 के दंगों के बाद, बिल्कुल मुजफ्फरनगर दंगों के बाद राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर बिखर गया था, राष्ट्रीय लोकदल का क्या पूरा ताना बाना छिन हो गया था और एक लाइन खिंच गई थी बीच में जहां कोई गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि ये मुलायम सिंह ने भी कहा था कि ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये जाट मुसलमान का झगड़ा। तो चौधरी अजीत सिंह ने उसी लाइन को पकड़ते हुए इस खाई को पाटने का प्रयास किया और यहाँ कर जितने मुस्लिम बुद्धिजीवी थे, जितने उलेमा थे और देवबंद से जुड़े हुए जितने प्रसिद्ध लोग थे, उन सबसे एक संवाद स्थापित किया और कोशिश की कि इस खाई को कैसे भरा जाए। और राजनीतिक रूप से वो इसे भरने में कामयाब भी रहे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि वो चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव हार गए। उसके लिए बहुत से अलग से कारण है, लेकिन फिर भी अजीत सिंह कह के गए थे कि मेरा मकसद कामयाब हुआ जो खाई, लेकिन उन्होंने हार के बावजूद भी ये कहा कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हो गया। चुनाव हार जीत इतना बड़ा विषय नहीं था, चुनाव हार गया, उसके कारण अलग हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोनों लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल हार गया, जयंत चौधरी बागपत से हार गए, अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हार गए और तमाम जो खाता था लोकदल का वो बिल्कुल सिफर था। 2019 के बाद जो चुनाव आए, उसके बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, तो विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में लोकदल का गठबंधन हुआ। उस लोकदल के गठबंधन के नाते कई सीटें और विधायक ऐसे आए जो निखालिस समाजवादी पार्टी के
प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने वो अपने सिंबल राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर हाँ, उसमें गुलाम मोहम्मद और वो जीतकर एक तरह से राष्ट्रीय लोकदल के खाते में चढ़ गए। उनमें अनिल कुमार हुए, चंदन चौहान हुए, गुलाम मोहम्मद थे, इस तरह कई विधायक जो थे जो समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन बेसिकली मूलतः समाजवादी पार्टी के थे। वो समाजवादी पार्टी से ही एक तरह से उन्होंने सिंबल पे लड़ा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद जो परिदृश्य बदला, उसके बाद जयंत सिंह जी को पता नहीं क्या मजबूरी आई, क्या स्थितियां हुई कि उनको सरेंडर करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, एक तरह से आवाजें आनी शुरू हो गई थी कि हम खिचड़ी खाएंगे या खीर खाएंगे, इस तरह की सांकेतिक भाषाओं में जयंत जी की तरफ से ट्वीट होने लगे थे कि ये समय बताएगा कि हम खिचड़ी खाएंगे या खीर खाएंगे। और तभी आम जनमानस के चहन में एक सवाल कौंध गया था कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में चर्चाएं आम जनमानस में जाहिर हो गई। नहीं, बिल्कुल। जब जयंत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो मुस्लिमों में बड़ा गुस्सा था कि उन्होंने लड़ाई लड़ के उनके विधायक जिताने का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया। जी, जयंत सिंह की कोठी पर बिल्कुल कोई जाने को तैयार नहीं था, वहाँ लाइन लगी, तो उसकी वजह भी मुस्लिम वोटरों का थोक में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ जाना था। तो तब भी मुस्लिमों में बड़ा उपापोह की स्थिति थी कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, जयंत सिंह को नेता बनाया। एक संवैधानिक प्रक्रिया और एक संवैधानिक मजबूरी थी। जो राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधायक बन गए थे वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते के ही माने गए। और जब चौधरी जयंत ने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया तो उन सारे विधायकों की मजबूरी हो गई कि मैं भी उसी समझौते के तहत राष्ट्रीय लोकदल में रहना पड़ेगा के प्रतिनिधि के तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी में समझौते के हिस्सेदार बन गए। उसमें किसी के हिस्से में कुछ आया, कोई मंत्री बन गया, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन मुस्लिम जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि हमारी वोटों पर जीत कर गए लोग आज भारतीय जनता पार्टी में खीर खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिम हकूक की बात होती है तो आवाज नहीं उठाते। ये बात आम जनमानस में थी। हालांकि जब ये पिछले दिनों में आपकी बात रोकूंगा, जब वक्फ संशोधन बिल आने से पहले मेरठ में पुलिस ने एक ऐलान कर दिया था कि भाई छतों पे नमाज नहीं होगी, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो लोगों को लगा था यार कहीं ना कहीं बीजेपी से जयंत सिंह की नाराजगी कुछ है और वो मुसलमानों को सादे रखना चाहते हैं। लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के बाद चौधरी जयंत सिंह ने मेरठ की घटना को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड के भी लेवल से ऊपर की किसी किताब का संदर्भ देते हुए उन्होंने वो ट्वीट किया था। और वो इंग्लिश में था, उसे आम आदमी क्या, मुझे लगता है राष्ट्रीय लोकदल के लोगों की नेताओं की समझ में नहीं आया होगा क्या है वो। तो ठीक है, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरह से उसको डिफाइन किया, उसका रूपांतरण किया और बताया कि नहीं ये इसी संदर्भ में ट्वीट किया गया है। तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं अभी भी सेकुलरिज्म चौधरी जयंत सिंह के जिंदा है। लेकिन जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ और वहां जाकर उस मुद्दे पर एक तरह से चुप्पी साध ली और एक तरह से पूरी तरह से समर्थन दिया। वो चाहते तो बीच का रास्ता भी अख्तियार कर सकते थे। क्या रास्ता? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, तो जयंत सिंह के पास क्या एक मौका था कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कहावत गाँव में होती है। जयंत सिंह के पास ऐसा कौन सा मौका था कि वो मुसलमान भी उनसे नाराज नहीं होते और वक्फ संशोधन बिल भी पास हो जाता? भाजपा प्लस एनडीए के पास राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पर्याप्त बहुमत था जी। कोई भी संशोधन बिल पास कराने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पास बड़ी आसानी से ये बिल भी हो जाता, लोकसभा में भी हो जाता और राज्यसभा में भी हो जाता बिना राष्ट्रीय लोकदल के। लेकिन अगर राष्ट्रीय लोकदल को अपने भविष्य की दूरगामी राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने नफे नुकसान का आकलन करना था तो भारतीय जनता पार्टी से बात कर सकती थी कि हम इसमें अपने 2 सांसद हैं हमारे, हम दोनों अलग भी रह सकते हैं, राज्यसभा में एक सांसद है, तब भी बिल पास हो जाएगा, हमारी भविष्य की राजनीति बची जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि चौधरी जयंत सिंह ने जो दक्षिणपंथी विचारधारा है जिसे भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है, एक तरह से उस विचारधारा को अंगीकार कर लिया है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें आगे भी अब इसी विचारधारा पे राजनीति करनी है। मतलब आपका कहना है कि जयंत सिंह चूक गए? जयंत सिंह के पास ये मौका था, मुस्लिमों में अगर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते हैं साथ मिलकर, तो उनके पास एक मौका था मुसलमानों के, भाई मैंने लोकसभा और राज्यसभा में इसका बायकॉट किया। देखिए, अभी तो अगर मैं ये कहूँ कि जयंत चौधरी खीर खा रहे हैं और खीर में जो मेवा पड़े हुए हैं उनका आनंद ले रहे हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, एक मंत्री उनका उत्तर प्रदेश में है और सांगठनिक तौर पे राष्ट्रीय लोकदल कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करता दिखाई नहीं देता। क्योंकि सरकार का हिस्सा है तो प्रशासन में दखलंदाजी थोड़ी बड़ी है, इस नाते लोकदल के लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन
मुझे जो लग रहा है कि फिलहाल वो अपनी आने वाला जो उनका टर्म है राज्यसभा का, उसको एक्सटेंड कराने के लिए उस पर उनकी निगाह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो राज्यसभा का दूसरा टर्म भी उनको आसानी से मिल जाएगा और केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने की कि कहीं ना कहीं अपनी राज्यसभा बचाने के लिए जिन मुसलमानों ने वोट देकर केंद्र में भाजपा हाथ तो पहले नहीं मिला रही थी, भाजपा ने इसीलिए हाथ मिलाया कि वो सांसद हैं, अखिलेश यादव ने उन्हें सांसद बनाया, उनके विधायक जीत गए। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने फिर अपना भविष्य देखा कि राज्यसभा के बदले जो होगा तब चुनाव में देखा जाएगा। अभी तो राज्यसभा की बात करें, सभी पॉलिटिशियंस को पता है हिंदुस्तान में टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय एक राइट टू कॉल का एक नियम लाने की बात हुई थी ताकि लोग उस जनप्रतिनिधि को वापस कर सकें जो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, लेकिन वो कानून नहीं बन पाया। ये बात चौधरी जयंत सिंह को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, सब पार्टियों को पता है कि आपने एक बार जिस विधायक को चुन दिया आपको उसको वापस बुलाने की ताकत नहीं है, भले वो कितना भी खराब हो जाए। अब मुसलमानों ने वोट देकर जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चुने हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी में उसकी विचारधारा से भी 2 कदम आगे बढ़ जाएं, तो उन वोटरों के पास में, और खासतौर से मुस्लिमों में जिनके अंदर बेचैनी है, जिन मुस्लिमों में इनकी भूमिका को लेकर बेचैनी है, उनके पास कोई तरीका और कोई माध्यम नहीं है कि उनको रिकॉल कर सके। जब रिकॉल नहीं कर सकते तो इनके अंदर कोई भय नहीं है। तो जैसे भी आपने कहा कि जो जयंत सिंह ने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अंगीकार कर लिया, तो जो काम 2019 में अजीत सिंह ने चुनाव हार कर किया था कि एक खाई पाटने का काम, राष्ट्रीय लोकदल के जो वोट बैंक कहा जाता है उसको पाटने का काम किया था, जयंत सिंह ने अपने उसी फैसले में ठीक 6 साल बाद अपने उसी फैसले से फिर से खाई पाट दी है और ये खाई मुझे नहीं लगता आगे भर पाएगी। देखिए, अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं, चौधरी चरण सिंह पूर्णतः राजनीतिज्ञ थे और देश के सब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। चौधरी चरण सिंह के दादाजी चौधरी अजीत सिंह चूँकि विदेश में पढ़े हुए थे, उन्होंने भी चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन वो थोड़ा सा अवसर को पहचानते थे, मौका समझ लेते थे। हाँ। उन्होंने किसान के भले की बात की, कहीं कानून पास कराए और हमेशा भले ही उनका पार्टी सिकुड़ती चली गई लेकिन उन्होंने किसान के हित की बात करी और ऐसे निर्णय लिए जिससे किसान का फायदा हो। जयंत चौधरी हमेशा इस मामले में चूकते नजर आए हैं। अगर इनको गठबंधन ही करना था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और मैं उस प्रोसेस में बहुत अंदर तक शामिल था, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर था, इससे बड़ा ऑफर था, 2022 में भी ऑफर था, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऑफर था, और तब मेरी जानकारी के अनुसार चौधरी अजीत सिंह सहमत थे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने पर, और इससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा फायदा राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा था। लेकिन तब जयंत सिंह उसमें सबसे मुख्य भूमिका में थे, जो विरोध की भूमिका में थे। इन्होंने बिल्कुल भी हामी नहीं भरी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन या समझौता किया जाए। लेकिन पता नहीं 2024 आते आते क्या मजबूरी आई, कुछ तो मजबूरियां रही, किसानों और मुसलमानों मजबूरियां रही, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो जयंत सिंह के 2 वोट बैंक, किसान और मुसलमान। किसान भी एमएसपी की गारंटी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, मुसलमान भी इस समय डरा हुआ है। तो जयंत सिंह ने ये फैसले लिए, अलग विषय है, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के जो मुस्लिम विधायक हैं, मैं जो एक हमारा चर्चा थी उसी को लेकर थी कि जो मुस्लिम 2 विधायक हैं, अशरफ अली खान और गुलाम मोहम्मद, जो और मुस्लिम लीडरशिप राष्ट्रीय लोकदल की है, उनके सामने बड़ा धर्म संकट वक्फ संशोधन बिल के बाद है। लोग तरह तरह के उन पर चुटीले कमेंट्स कर रहे हैं, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने भी एक पोस्ट किया कि किला बचाने के लिए अशरफ अली खान भी चुप हैं। तो इनका भविष्य क्या देखते हैं इन मुस्लिम नेताओं का राष्ट्रीय लोकदल में, अब जबकि मुसलमान बेचैन है कि उनके वक्फ का संशोधन बिल आ गया है? तो क्या लगता है इनका भविष्य आपको? देखिए, ये हर दौर में होता है, इस तरह के सुविधाभोगी नेता हर पार्टी में हर दौर में मिलते हैं। आज मुसलमानों के मसलों की बात चल रही है तो मुसलमान जो जनप्रतिनिधि हैं, कुछ विधायक हैं, सांसद हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। मसलन आपने अशरफ अली का जिक्र किया, उनके महल को लेकर बहुत सारी बातें, पीछे बवाल हुआ, बहुत सारे दावे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कोई इतनी बड़ी मिल्कियत कोई ऐसे ही नहीं खोना चाहेगा। एक तरफ कौम का सवाल है, उसके सर्वाइवल का प्रश्न है, एक तरफ अपनी मिल्कियत बचाने का सवाल है। तो मिल्कियत बचाने को प्राथमिकता देगा, आदमी क्या चुनेगा? ये ऑब्वियसली एक बड़ा सवाल है कि आदमी पहले क्या चुनेगा। तो मान लिया अपना राजनीतिक कैरियर, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर, हर कोई नहीं हो सकता, हर घर में पैदा नहीं होते। और मान लिया उन्होंने जान दे दी देश के लिए, तो यहाँ मिल्कियत बचाने का आपने कहा कि अशरफ अली खान मिल्कियत बचाने के लिए चुप हैं, मौन हैं।
और कोई रास्ता भी नहीं है उनके पास में। अगर भी चलो मान लो मैं अपनी सारी मिल्कियत को दांव पे लगा देते हैं, मैं एक मिनट के मान लेता हूँ, उनके अंदर भगत सिंह पैदा हो जाता है, भगत सिंह की आत्मा आ जाती है और वो अपनी मिल्कियत को दांव पे लगा देते हैं कि चलो मैं महल दुमहले सब कुछ जो भी होगा कर दूंगा, अपनी कौम पे नाम पे कर दूंगा। तो उनके पास विकल्प क्या है? दूसरी पार्टियों को उनके पास देने के लिए है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक आदमी हमेशा नफा नुकसान देखता है कि अगर तुम ये खोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। हाँ, वो भी इस उम्मीद में शायद होंगे कि भविष्य में क्या पता कल को जैन सिंह फिर पलटी मार जाए, फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए। इस तरह की चर्चा है कि जयंत चौधरी एक मंत्रिमंडल की सीट और मांग रहे हैं, जो भावी मंत्रिमंडल विस्तार होना है उत्तर प्रदेश में, कि एक मंत्रिमंडल में एक सीट मिल जाए तो क्या पता वो अशरफ अली कोई राज्य मंत्री बना दे, मुसलमानों को खुश करने के लिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए वो दोनों में से गुलाम मोहम्मद तो चूंकि समाजवादी बना सकते हैं, नहीं, वो तो चूंकि समाजवादी पार्टी से उन्होंने अशरफ प्योर लोकदल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकदल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो चाहे तो किसी नॉन एमएलए को भी मंत्री बनवा सकते हैं। कोई बड़ा फेस हो मुसलमान का लोकदल में, उसको मंत्री बनवा सकते हैं, 6 महीने बाद उसको विधान परिषद में बना दे, इस्तीफा दिला के किसी का चुनाव करा दे। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर अजय सिंह, हाँ, एक एमएलसी भी अभी राष्ट्रीय लोकदल के पास, अगर जयंत चौधरी में राजनीतिक समझ होगी तो निश्चित रूप से उनके अंदर ये दिमाग में बात चल रही होगी कहीं ना कहीं कि जो डैमेज हुआ है उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। मतलब किसी भी मुसलमान को मंत्री बना दे तो राज्य मंत्री का दर्जा बना दें, किसी निगम का चेयरमैन बनवा दें, कोई ऐसी की पोस्ट दिलवा दें जिससे मुस्लिमों में मैसेज जाए कि नहीं आज भी जयंत चौधरी। पहले से ही राष्ट्रीय लोकदल में अनिल को लेकर के कि भाई अनिल को मंत्री बना दिया, दलित वोट नहीं मिली, इसको भी लेकर लोकदल में चल रहा है, तो मुस्लिम अगर मंत्री बना देंगे तो एक बैलेंस करने की कोशिश होगी। हाँ, एक बैलेंस करने की कोशिश होगी, एक चेहरा तो होगा ना मुस्लिमों में जाने के लिए लोकदल के पास में कि नहीं हमें आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, वक्फ बिल की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट चली गई है, हम आपके साथ अहित नहीं होने देंगे, ये अलग बात है। हाँ, ये भी कह सकते हैं भाई मेरे 2 सांसद थे, उससे कुछ नहीं होता न मेरा बयान आया कोई। हाँ, तो सब कुछ लुटा के भी जो है वो हो सकता है कुछ समझ आ जाए कुछ सोच रहे हो। तो अब जयंत सिंह को लेकर के आपने कहा कि मुसलमान को मंत्री बना दे, थोड़ा हो सकता है तो मुसलमान मान जाएगा, एक तरफ वक्फ संशोधन बिल में भाजपा के साथ, दूसरी तरफ मंत्री बनेगा। नहीं, इसका सवाल तो इस सवाल का जवाब तो मुसलमान बेहतर दे सकते हैं, उनके अंदर क्या भावना है। वो एक मंत्री बनने के बाद में हो सकता है जयंत चौधरी के प्रति नरम पड़ जाए, या उन्हें लगे कि वो भी इस बात को समझ जाए कि नहीं। ये भी हो सकता है भाई सरकार का हिस्सा बनेगा कोई मुसलमान तो कम से कम उनकी बात थाने तहसील में जो रोजमर्रा के जो काम है उनसे हो सकता है। जाहिर है जख्म जब होता है तो जख्म धीरे धीरे जब उस पर आप दवाई लगाएंगे तो धीरे धीरे भर भी जाता है। ऐसा नहीं है, दर्द तो हर चीज़ की समय हर चीज़ का होता है, समय हर चीज़ का समाधान है, समय हर दर्द की दवा है। धीरे धीरे कितना भी गहरा दर्द हो, उस दर्द का भाव धीरे धीरे समय के साथ साथ कम होता चला जाता है। तो ये थे राजीव प्रताप सैनी, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि जयंत चौधरी कैसे इस डैमेज कंट्रोल को कर सकते हैं, यानी किसी मुसलमान नेता को अगर मंत्री बना देते, किसी निगम का चेयरमैन बनवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल जयंत सिंह को करना चाहिए। और बात सही भी है, अगर राष्ट्रीय लोकदल ने अभी इसी समय रहते अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं की, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से बाद में अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो जयंत सिंह के लिए आगे राह बड़ी मुश्किल होने वाली है, यानी उनकी डगर बहुत मुश्किल हो सकती है। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आपने अभी तक अगर खोजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।